नमस्कार। द रेड माइक लोकतंत्र सीरीज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही हमने ये एक नई सीरीज शुरू की है जिसको हम लोकतंत्र सीरीज बोलते हैं। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है, और कितनी जरूरी है ये आपको वक्त वक्त पर ये भारत देश बताता रहा है। जब जब ऐसा लगता है कि लोकतंत्र पर आंच आ रही है या खतरा हो रहा है या खतरा मंडरा रहा है, यू सी अ डांस ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब एक्सट्रीम पावर, उसके बाद मिली जुली सरकार की जो एक अनूठी पेशकश इस देश ने की, फिर एक्सट्रीम पावर, कंसोलिडेशन ऑफ पावर, और ये साइकिल जो है वो हम चलते हुए कई बार इस देश के इतिहास में देख चुके हैं। लेकिन आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र के पीछे की सोच क्या होनी चाहिए, उसको इमेजिन किस तरीके से करना चाहिए, यंगस्टर्स उसको किस तरीके से देखें, अलग अलग आइडियाज को एग्जिस्ट कैसे करते हैं, इन सब चीजों पर चर्चा करने के लिए ही लोकतंत्र सीरीज हमने यहाँ पर शुरू की है। और इसी सब के बारे में बात करने के लिए एक किताब भी आई। उस किताब का नाम है, जैसे कि अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको लिखा है सैम पिट्रोडा साहब। सैम पिट्रोडा साहब उसमें अपने तर्क देते हैं, तमाम बातें बोलते हैं। आप जानते हैं उनके विचार किसी से छुपे हुए नहीं है, वो किस चीज में विश्वास रखते हैं, उनको क्या महसूस होता है या क्या लगता है। ट्रोलिंग के भी शिकार रहे हैं वो, और ये उन्होंने कई बार ये होते हुए देखा भी है। सैम पिट्रोडा साहब आज लोकतंत्र सीरीज में हमारे मेहमान हैं और मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। सैम पिट्रोडा जी, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत आपका द रेड माइक। थैंक यू भैया, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। पिट्रोडा जी, मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नाम की किताब, इसके पीछे की सोच और जरूरत क्या थी? 2024 इस साल में 64 देशों में चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव पहली दफा इतने सारे एक साथ हो रहे हैं। दुनिया की आधी आबादी 2024 में वोट डालेंगी। सब जगह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, वो है डेमोक्रेसी का। इंडिया में 90 करोड़ लोग वोट करेंगे। अमेरिका में वोटिंग हो रहा है, मेक्सिको में, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में, सब जगह डेमोक्रेसी इज गोइंग थ्रू टेंशन। Authoritarian regimes have basically come in front. तो हमने सोचा कि ये अच्छा मौका है कि सब लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में बताया जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी इलेक्शन से शुरू नहीं होती, इलेक्शन के बाद शुरू होती है। इलेक्शन तो हो गया फेयर एंड फ्री, उसके बाद सरकार इंस्टीट्यूशंस कैसी चलाती है, इंडिपेंडेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, मीडिया कितना स्वतंत्र है, और लोगों को फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ही नहीं। ये डेमोक्रेसी का काम है। डेमोक्रेसी का काम है सबको एम्पावर करना, सबको साथ लेके चलना, सबके अधिकार की चिंता करना, इकोनॉमी को बढ़ाना जिसमें सब लोगों का योगदान हो सके। ये डेमोक्रेसी एक छोटे ग्रुप के लिए नहीं है। आजकल क्या हो रहा है कि इफ वन पार्टी कम्स इन पावर, दे थिंक they have right to rule everybody. You become head of a nation not for the sake of one group of people, but you are head of the nation for everybody. सबके आप नेता हैं, सो सबका ध्यान देके आपको आगे बढ़ना है। यह है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बड़ी
कॉम्प्लिकेटेड चीज है। इसमें आते हैं आपके प्रिंसिपल्स, आप किस में मानते हैं किस में नहीं मानते। उसमें आता है आपका कैरेक्टर, आप कैसे लोग हैं खुद। आप झूठ बोलते हैं, आप चीटिंग करते हैं, आप लोगों को फंसाते हैं, और आप एक दयावान अच्छे इंसान हैं जो सबको बोलने देते हैं, सबका सुनते हैं, सबका विचार लेते हैं। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में आप सबका सुनना बंद कर दें और समझे कि आपको ही सब पता है और आप ही सब चीजों के लिए क्रेडिट लें, वो डेमोक्रेसी नहीं होती। इसीलिए हमने सोचा कि एक छोटी सी किताब लिखी जाए जो नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो फॉर अमेरिका एंड अदर कंट्रीज ब्रिंग समथिंग टू थिंक अबाउट। सैम साहब, ये आपकी किताब जो है उसमें एक चैप्टर है जिसमें आप यूएस के बारे में भी बात करते हैं, यूएस की डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के बारे में भी बात करते हैं, भारत के बारे में तो बात हो ही रही है। इंटरेस्टिंग है कि आपने इन दोनों देशों पर स्पेसिफिकली फोकस किया है, लार्जेस्ट एंड दी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सैम साहब कि एक जगह जो है वो लोकतंत्र प्रेसिडेंशियल सिस्टम का है और दूसरी जगह लोकतंत्र जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम का है, यानी कि संसदीय प्रणाली, और एक है राष्ट्रपति, यानी कि दो लोगों के बीच का मुकाबला। ये अपने देश में इस तरीके का मॉडल था नहीं, लेकिन आपको लगता है कि अब एक ऐसी स्थिति आ रही है, और इतिहास में भी हमने कई बार देखा है कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज जब जब हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में आई हैं तब उन्होंने ज्यादा लंबी सरकारें चलाई, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, जैसे कि इंदिरा गांधी, और जैसे कि नरेंद्र मोदी। सो वी आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, एटलीस्ट पर्सनालिटी कल्ट में। नहीं, पर्सनालिटी कल्ट एक चीज है और कैसे वो ऑपरेट करते हैं वो अलग चीज है। आप देखिए नेहरू का टाइम, सब लोग ने साथ हाथ मिला के काम किया। नेहरू ने ऑपोजिशन को रिस्पेक्ट से रखा, किसी को परेशान नहीं किया, इंस्टीट्यूशंस को इंडिपेंडेंट रखी, बहुत सारी नई इंस्टीट्यूशंस क्रिएट की, CSIR, इसरोज, IIT, IIM। नेहरू वॉज ए इंस्टीट्यूशन बिल्डर। तो वो आप नेहरू की और मोदी की कंपैरिजन नहीं कर सकते, बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, कैरेक्टर का फर्क है, डेप्थ ऑफ नॉलेज का फर्क है। आप देखिए नेहरू ने किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जेल में बैठ के, न गूगल था न लाइब्रेरी थी। वो कोई विद्वान आदमी कर सकता है। यू थिंक आज के लीडर ऐसा कुछ कर सकते हैं? एक पैराग्राफ भी नहीं लिख सकेंगे अपने खुद के लिए। सो इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द लीडर। लेकिन आपका जो पहला प्रश्न, द वे यू पुट इट इज मोर इंटरेस्टिंग, कि हमारे वहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, लेकिन इलेक्शन में आप उसको प्रेसिडेंशियल बना देते हैं। इलेक्शन इज अबाउट मोदी वर्सेस हु। इलेक्शन is not about personalities. Indian election is about parliament. फिर पार्लियामेंट इलेक्ट करेगी प्राइम मिनिस्टर को। अमेरिका में इलेक्शन इज अबाउट प्रेसिडेंट, वेयर पूरा देश गेट्स टू वोट फॉर द प्रेसिडेंट। इन इंडिया पूरा देश डजंट गेट टू वोट फॉर द प्राइम मिनिस्टर, दे गेट टू वोट फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स पार्टी। बहुत फर्क है इस दो चीजों में, लेकिन दोनों जगह इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी, दोनों जगह सिविल सोसाइटी है, दोनों जगह मीडिया है, और इनकी इंडिपेंडेंस इज द की टू डेमोक्रेसी, वेदर इट इज प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम।
नहीं, ये इंटरेस्टिंग बात आप बोल रहे हैं सैम साहब, लेकिन देखिए और मैं यहाँ पर आपने नेहरू जी की बात की, लेकिन इंदिरा गांधी के बारे में आपने मेंशन नहीं किया, तो मैं वो सवाल दोबारा दोहरा दूं। उनके ऊपर इमरजेंसी लगाने का आरोप हुआ, जिसको एक काला अध्याय माना जाता है एक लोकतंत्र में। उनका अथॉरिटेरियन लीडरशिप का उनके ऊपर आरोप रहा, और वो राजनीतिक रूप से जो जो डिसेंट कर रहा था, उनको जेल में उनका जाना, ये इस चीज का प्रमाण है इमरजेंसी के दौरान। कल्ट की बात जो हो रही है वो इंदिरा गांधी और उस मायने में नरेंद्र मोदी एक कल्ट लीडर्स हैं, और उनके सामने फिर सब लोग बौने एक एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए कैसे हो गए राजनीतिक रूप से। ये भी अब 10 साल के नरेंद्र मोदी के शासन को आप देखें तो ऐसा लगता है राजनीतिक रूप से विपक्ष बौना हो गया। मैं आपसे जानना चाहता हूं इसका फर्क। आपको लगता है कि एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी एक वक्त आता है कि कल्ट जो है वो या उसकी सुप्रीमेसी बहुत ज्यादा मायने रखने लगती है, देखिए, और वो इसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस से निकलता है? सच है। पहले तो आप ये मत समझिए कि देश के लोग मूर्ख हैं। वो जानते हैं क्या सच है, क्या झूठ है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की, लोगों ने उन्हें निकाल दिया पावर से। डेमोक्रेसी में इलेक्शन हुआ और मिसेस गांधी वॉज थ्रोन आउट। लेकिन वही वोटर्स ने फिर मिसेस गांधी को पावर में लाया। सो हो सकता है कि आप थोड़े वक्त जो डिक्टेटरशिप लाए, लाइक इमरजेंसी लाए मिसेस गांधी, उस वक्त लोगों ने सोचा कि ये ठीक चीज नहीं है, इन्हें पावर नहीं देना चाहिए। मोदी की सरकार को 10 साल हो गए। लोगों को सोचना है कि फटीग हैज सेट इन और नॉट। पीपल ऑफ इंडिया विल डिसाइड कि क्या होगा इस वक्त। ये 2024 इलेक्शन सबसे महत्व का इलेक्शन है इंडिया की हिस्ट्री में। 2024 इलेक्शन वो देश की दिशा डिसाइड करेगा। 2024 कोई ऑर्डिनरी इलेक्शन नहीं है। सब जगह, अमेरिका में भी हुई है, मेक्सिको में भी वही होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि 2024 इलेक्शन में सबको डेमोक्रेसी पे ध्यान देना है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं डेमोक्रेसी इज अल्टीमेटली गुड फॉर द पीपल। इट अलाउज देम टू पार्टिसिपेट, इट अलाउज देम टू रेज देयर वॉइस, एंड अल्टीमेटली वही शांति लाता है। अगर शांति नहीं होगी, दंगा फसाद रहेगा सब जगह, तो जॉब भी नहीं क्रिएट होंगे, इकोनॉमी भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को सोचना है अपने बारे में। डेमोक्रेसी तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग खाली अपनी खुद की नौकरी, महंगाई और डे टू डे जिंदगी के बारे में सोचते हैं। सैम साहब, आप जो हैं, मुझे ऐसे लग रहा है यू आर अपीलिंग टू पीपल कि आप सोचें कि आप में मोदी के खिलाफ फटीग या इस सरकार के खिलाफ फटीग आई है या नहीं, क्या आप थके हैं इस सरकार के खिलाफ या नहीं। लेकिन जब आप इलेक्शन दर इलेक्शन रिजल्ट देखते हैं, मैं अभी हाल फिलहाल के प्रकरण के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जिसमें ईडी के उपयोग या दुरुपयोग को लेकर के खासी चर्चा हुई है, और ये मामले अदालत तक में गए हैं इसका जिक्र होते हुए। मैं प्योरली एक 10 साल का एक एवरेज ले रहा हूं जिसमें इसी राजनीतिक प्रणाली से गुजरते हुए बीजेपी का ये मानना है कि हाँ ठीक है ना, और इसको जब चेक किया गया लोकतंत्र के पैमाने पर, तो चुनाव जीत के हम आ रहे हैं। हमने चुनाव जीत लिया, यानी कि अगर हम इतने खराब होते तो हम वापस नहीं आते।
ठीक है, आर्गुमेंट बराबर है। वो तो लोगों को सोचना है कि उनका वोट वो किसको देंगे। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि जो जो प्रॉमिसें की थी सरकार ने वो पूरी की है, नौकरियां मिली है, महंगाई कंट्रोल में है, सब अच्छा है, तो वोट देंगे। अगर सब अच्छा नहीं है तो वोट नहीं देंगे। बट दिस ऑल्सो अस्यूम दैट द इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर। हमें उसके पर बहुत चिंता है, क्योंकि हम मानते हैं कि ईवीएम विथ वीवीपैट can be manipulated. How, when, I don't know. All I can say कि as a voter, I want that paper receipt in my hand. And I want to drop that paper receipt in a box that is not connected electronically. I do not want somebody else to handle my paper receipt. इसमें सैम साहब आपको लगता है कि सबसे पहले तो ये परिभाषित करना पड़ेगा कि मेरा वोट क्या है। आप जो सुझा रहे हैं, आपका ये कहना है कि वो ईवीएम, वो पीवीपैट की पर्ची जो है मेरे हाथ में आए, फिर मैं वो एक बक्से में डालूं। अब इसमें दो चीजें हो गई, वो जो बटन दबाई वो मेरा वोट है, या वो जो वीवीपैट की पर्ची है वो मेरा वोट है। मेरा वोट क्या है? वीवीपैट की पर्ची जो मैंने दी, मैंने देखी, मैंने वेरीफाई की, वो मेरा वोट है। और फिर उसकी काउंटिंग हो। Absolutely. Then only you can assure me that the vote I have casted is the vote you are counting. मशीन में क्या है मुझे क्या पता। आपको नहीं लगता हम फिर बैलेट पेपर की ओर चले जाएंगे? जर्मनी में वही हुआ। जर्मनी में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि भी विदाउट बैलेट पेपर देयर इज नो एश्योरेंस दैट द वोट यू आर कास्टिंग इज द वोट यू आर काउंटिंग। ये बड़ा फंडामेंटल इश्यू है अभी। सी, पहले क्या था कि जब खाली ईवीएम डब्बा था तब इट वाज इंडिपेंडेंट डब्बा। जब आपने वीवीपैट लगाया तो इंडिपेंडेंट डब्बा मिट गया। नाउ यू कैन प्ले विथ इट। कोई आता है डोंगल लेके, कोई डोंगल लगाता है, उसमें सब लिस्ट हैं, ओके, रिसीट प्रिंट होती है, आप देख सकते हैं 7 सेकंड के लिए, ओके, फिर वो कहाँ डालते हैं किसको पता। वो जो डोंगल लेके आता है वो क्या अंदर सॉफ्टवेयर डालता है हमको पता नहीं। हजारों मशीन ऐसे अपडेट किए जाते हैं रोज, और वो अपडेट करने वाले लोग हैं प्राइवेट पार्टी के। ये सब पहले नहीं था। जब खाली ईवीएम डब्बा था विदाउट वीवीपैट, इट वाज डिफरेंट। अब जैसे मैं इसमें एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, इसी लोकतंत्र सीरीज में आपसे पहले हमने इंटरव्यू किया एसवाई कुरैशी साहब का, जो कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। उनका ये मानना है मिस्टर पिट्रोडा, वो कहते हैं कि एक बार जनता को भरोसा दिलाने के लिए सारे वीवीपैट 100% काउंट हो जाएं, ताकि वंस एंड फॉर ऑल लोगों को भरोसा मिल जाए कि भाई ये ठीक है, मिलान होता है। एक तो ये। दूसरी चीज, उनका ये कहना है कि ये वीवीपैट लाया ही इसलिए गया था क्योंकि सवाल ईवीएम पर उठ रहे थे, और ईवीएम पर सवाल उस समय बीजेपी ने उठाया, एलके अडवाणी ने उठाया, जीवीएल नरसिम्हा राव ने उठाया, उस समय कांग्रेस ईवीएम को डिफेंड कर रही थी। आज आप लोग ईवीएम पर इसी और एज अ सोल्यूशन वीवीपैट लाया गया, एक पेपर ऑडिट ट्रेल, और अब आपको वो सोल्यूशन ही प्रॉब्लम लग रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि द सोल्यूशन इज नॉट प्रॉपर। ऐसा इसलिए कि देयर आर होल्स इन द सिस्टम। सो कुरैशी साहब कुछ भी कहे, he is entitled to his view, but as a voter you have lost my trust. I am requesting you to bridge my trust. You may be right and I may be wrong, okay, but you have lost my trust. लेकिन सैम पिट्रोडा जी, अब एक सवाल ये है कि किसका भरोसा? क्या ये एक जन चेतना है जिसमें वोटर जो है वो वाकई भरोसा नहीं करता है? वोटर का भरोसा पहले, because that voter is giving his rights to somebody. When he votes, he gives all his rights to his local representative.
इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग दैट वोटर हैज। तो आपको वोटर पे ध्यान देना है, कोई पार्टी का सवाल नहीं है ये कांग्रेस पार्टी और बीजेपी और किसी का सवाल नहीं है, ये सवाल खाली वोटर का है। नहीं, वोटर मेरा के सवाल ये है सैम पिट्रोडा जी, देखिए ये बात जब जब उठी है और हमने उठते हुए देखी है ईवीएम और वीवीपैट का मुद्दा, ये राजनीतिक तौर पर उठाया गया एक मुद्दा तो है, और वो भी अब एक ढीला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उस तरीके से मैं नहीं देख रहा हूं कि कोई भी ऑपोजिशन की पार्टी इस आर्ग्यूमेंट को माउंट कर रही है चिट्ठी लिखने के अलावा। दूसरी चीज मेरी ये है कि वो जो भाई ये सब चीजें कब होंगी? आपको लगता है कोई भी सरकार जो है वो अगर जन चेतना हो जाए और लोग पूछने लगे तो यू कांट नॉट लिसन टू द पीपल, आपको सुनना ही पड़ेगा। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन हुआ, कृषि कानून वापस हो गए, तो वो जन चेतना जिसकी आप बात कर रहे हैं वो तो नहीं दिख रही जमीन पर। तो वो ये क्या वोटर के दिमाग में ये मुद्दा है भी? हमें लगता है वोटर के दिमाग में ये मुद्दा बहुत बड़ा है। आप सैंपल लीजिए अभी पब्लिक का, बहुत सारे लॉयर्स स्ट्रीट पे आए हैं, एक कमीशन सेटअप किया था, पब्लिक कमीशन अंडर जस्टिस लोकुर। वो कमीशन का रिपोर्ट आप पढ़िए, हमने पढ़ा है, लेकिन कोई सुनता नहीं है अभी। अब हर चीज के लिए आपको स्ट्रीट पे जाना पड़े, वो भी ठीक नहीं है। सच यह है कि यू लॉस्ट माई ट्रस्ट एज अ वोटर। इलेक्शन कमीशन, इट इज योर जॉब to build trust. It's not my job. Okay? I'm your customer. You got to respond to me. You can't turn it around and say, you prove it. No, I don't have to prove anything. We set up independent commission. You have broke my trust. There is a trust deficit. Fix it. That's what people are saying. नहीं, जब आप ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके कस्टमर हैं, आप राजनीतिक दलों की बात कर रहे हैं, उनको कस्टमर बुला रहे हैं या देश की जनता को? मैं कह रहा हूं जनता कस्टमर है, जनता वोट देती है। कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, पार्टी से क्या मतलब, सब लोग वोट देते हैं, सब जनता वोट देती है। ओके, सो इट इज ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट बिटवीन वोटर एंड इलेक्शन कमीशन। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं सैम पिट्रोडा जी। अमूमन ये मान लिया जाता है और ये धारणा होती है कि एक लोकतंत्र में चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रणाली है और चुनाव हो जाना और संसद में एमपीज का चला जाना यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में और भी पिलर्स हैं। लोकतंत्र में जुडिशरी भी है, लोकतंत्र में एग्जीक्यूटिव भी है, और जुडिशरी में ये एक मामला अभी गया है जिसकी सुनवाई अब होगी, इसी महीने होनी है, कि क्या वीवीपैट से काउंटिंग हो। तो आपको लगता है कि अब जुडिशरी कुछ फैसला ले सकती है? क्योंकि फिर तमाम सवाल ये भी उठते हैं कि मतलब लोकतंत्र का एक अंग जो है वो दूसरे को काम करना सिखा रहा है। नहीं, इलेक्शन कमीशन को उसका काम नहीं सिखा रहा, काम करना नहीं सिखा रहा। जुडिशरी की ड्यूटी है कि जब जब अन्याय होता है तब तब सुप्रीम कोर्ट स्टेप्स इन and fixes the problem. If everybody did their job, and if there is no anyaya, there won't be a need for Supreme Court. But there is a need for Supreme Court, and they do their job to the best of their ability. ये जो मिसट्रस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट को देखना है उनकी तरह से। अगर सुप्रीम कोर्ट कहे कि भाई आपको सबको रिसीट हाथ में देनी है, हमें दिखाइए मत 7 सेकंड के लिए रिसीट, and then you drop it. I don't trust you. So हमें दीजिए रिसीट, उसमें कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशन तो है नहीं, हमें ड्रॉप करने दीजिए और पूरे सब रिसीट काउंट करिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो 3 दिन ज्यादा लगेंगे काउंट करने में, ठीक है। हम आशा रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सोचेगी इसके बारे में, पूरा ध्यान देगी और लोगों को प्रोटेक्शन देगी कि उनका वोट प्रॉपरली
प्रोसेस किया जाए। मैं सैम पिट्रोडा जी इस जो हमारी जो ये बातचीत चल रही है लोकतंत्र सीरीज में, इसको थोड़ा सा इंटरैक्टिव भी बनाना चाहता हूं। इस वजह से मेरी अपने दर्शकों से गुजारिश है, और बहुत सारे दर्शक यहाँ पर आपसे खूब सारे सवाल पूछ रहे हैं, तो उनको मैं देखिए, थोड़ा हम सा बात कर क्यूरेट रहे हैं करूंगा। किताब के, हम बात कर रहे हैं किताब के बारे में। किताब से जुड़ी हुई हमने डेमोक्रेसी। बहुत टाइम लगा दिया हाँ ईवीएम पे, ठीक हाँ है, हो गया, लेकिन हाँ, डिस्कशन है किताब के बारे में। डिस्कशन होगा डेमोक्रेसी पर, लोकतंत्र पर। बिल्कुल, किताब से भी ज्यादा सैम पिट्रोडा जी बिल्कुल, लोकतंत्र पर, ठीक है, क्योंकि इस धन्यवाद। सीरीज का नाम ही लोकतंत्र सीरीज है। तो यहाँ पर जो हमारे व्यूअर्स हैं, उससे जुड़ा हुआ अगर आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे, आई विल क्यूरेट इट। कोई अगर डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ सवाल होगा, मैं वो जी, आपसे पूछ लूंगा। अब मैं जी, आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये तो आपने ईवीएम और वीवीपैट की बात कर दी, इसके अलावा ये जो एक 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 लोकतंत्र में और खास तौर से जब आप चुनाव लड़ते हैं, तो उसमें एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष होता है। अब सत्ता पक्ष अगर मजबूत हो रहा है, तो एक आरोप ये लग रहा है कि वो एजेंसीज का उपयोग करके मजबूत हो रहा है, जरूरत से ज्यादा मजबूत। आज प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया कि आप लोगों को डरा रहे हैं कि मैं संविधान बदल दूंगा। आज की डेट में भीमराव अंबेडकर भी आ जाएं, बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाएं, तो वो भी देश का संविधान खत्म नहीं कर सकते। अपनी तरफ से वो ये बात कह रहे हैं। रोल ऑफ द ऑपोजिशन इन अ डेमोक्रेसी, सबसे पहली बात आपसे इस पे सवाल पूछना चाहता किताब में भी हमने लिखा है कि ऑपोजिशंस रोल इज टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स with the ruling party which affect the well-being of the people of the country. It could be related to economy, employment, environment, infrastructure, finance, safety, security. सो ऑपोजिशन का काम ही वो है कि गवर्नमेंट को ट्रैक पे रखे। सो इसके लिए गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म तो लेनी पड़ेगी। इट इज द वे ऑफ लाइफ। आपको लगता है वो प्रभावी ढंग से हो रहा है सैम पिट्रोडा जी? सरकार इट से सवाल वेरीज फ्रॉम पूछना। केस टू केस, इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस, क्योंकि अभी क्या है कि डर बहुत फैलाया गया है कि जिससे लोग डरते हैं सच कहने में। लोग समझते हैं मैंने कुछ कहा तो इमीडिएटली हमें परेशान करना शुरू हो जाएगा, हमारे पे इनकम टैक्स ऑफिस आ जाएगी, केस फाइल कर देंगे, ट्रोल विल जंप एट यू। ये सब ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज हैं। टू मी ट्रोल इज ए क्राइम। आप ट्रोलिंग को जुर्म मानते हैं? हाँ, मैं तो मानता हूं। ओके, मैं मानता हूं कि ट्रोल इज ए क्राइम, क्योंकि आप कोई इनोसेंट पर्सन के पीछे बिना सोचे लग जाते हैं कि उनको थ्रेटन करते हैं। हमने एक रिपोर्टर से बात की थी लंदन में। उस रिपोर्टर ने बोला कि भाई मैंने इंडिया पे रिपोर्ट करना बंद कर दिया क्योंकि ट्रोल इतनी लगी मेरे पीछे और मेरी मदर के पीछे कि वी फेल्ट इनसिक्योर, वी वर थ्रेटन, वी वर harassed. Now it's a crime of a different order. Okay. तो सैम पिट्रोडा जी, ट्रोलिंग कोई इंडिया के यूनिक नहीं है। ये तो सब जगह हमने है, तो देखा है वो दुनिया भर में होती है। सब जगह है। मैं वही कह रहा हूं, इट इज द एक्सटेंट ऑफ ट्रोलिंग। ओके, सब जैसे जगह मैं है अगर अपना आर्गुमेंट एक और फर्दर करूं, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ट्रोल नहीं करती। नहीं, सब मैं भाई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कांग्रेस पार्टी, इंडिया, नॉन इंडिया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल बुलिंग। अब देखो, टीनेजर में बुलिंग होता है। ओके, दैट इज ऑल्सो अ क्राइम ऑफ द स्पेशल टाइप। नाउ इट्स अ डिग्री ऑफ दैट क्राइम। ओके, when you try to hurt somebody purposely,
It's not fair. Okay. Hmm. Because you are attacking their personal freedom. Okay. So trolling of all kinds, bullying of all kinds should not be encouraged, should not be tolerated. But चल रहा है हमारी सोसाइटी में, क्या करें? Okay. You heard नहीं, of इसमें एक बड़ी इसमें एक थिन लाइन है सैम पिट्रोडा जी। इसमें ये है कि आप कह रहे हैं संगठित रूप से किसी को टारगेट करना, ये ट्रोलिंग हुई। किसी की आलोचना करना, उसमें क्या दिक्कत हो सकती है? और अगर संगठित रूप से लोग आलोचना करें तो, जैसे आपकी तो होती ही रहती है। It's a matter of attacking some. I don't care personally. I don't care because I know who I am, and you are not going to change what I said or what I didn't say. अभी कुछ चल रहा है, मुझे किसी ने बताया कि भाई मैंने कुछ कहा about मिडिल क्लास टैक्स। हाँ, एक कांग्रेस मैनिफेस्टो को लेकर के जिस दिन वो आया था, उस दिन आपका एक पुराना बयान आया था। वो जो वीडियो है वो 7 साल पुराना है। मैंने देखा, किसी ने आज मुझे ये वीडियो भेजा कि आपने ये कहा, लेकिन मैंने देखा कि वीडियो में जो पीछे बैकग्राउंड है वो दिल्ली का बैकग्राउंड है, दिनेश त्रिवेदी का घर है जहां मैं इंटरव्यू दे रहा हूं। ये 7 साल पहले की बात है। इट हैज नथिंग टू डू विथ रिसेंट मैनिफेस्टो। लेकिन ऐसा झूठ करते हैं लोग, क्या करो, ये बिल्कुल झूठ है। इट इज नॉट इन रिस्पॉन्स टू प्रेजेंट मैनिफेस्टो। Okay, or you can see I have more hair in there. Okay. पर सैम पिट्रोडा जी, बात तो वही है। अभी भी कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, उसमें न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, श्रम न्याय। No, but we are talking about different things. सवाल वही रहेगा कि जब एक डेमोक्रेसी में आप जब वादा करते हैं तो उसका पैसा कहां से आएगा? I understand, but then they should ask me now. अब चलिए मैं पूछ देता हूं। Okay, then I'll answer now, and not take some answer I did 7 years ago on something else. You see, that is what bothers me. Okay, that is not fair. Okay, you can ask me now, and I'm entitled to change my opinion. I don't have to keep the same opinion all my life. I learn also. Things change also. Today, India is in a much different position than India was 10, 15, 20 years ago, even 40 years ago. In Rajiv Gandhi's time, we had very little foreign exchange. Today, we are sitting with $600 billion worth of foreign exchange reserve. So we are in a very different position. And today, if I have to answer the same question, I would say, look, personal tax is a small part of total government revenue. Most of government revenue comes from non-personal tax. It comes from things like I would say it comes from things like GST and others. Okay. So personal tax don't matter now. Okay. That's how I would respond. लेकिन आप कह रहे हैं कि ये एक जमाने पहले की बात थी, आज से 20 साल पुरानी, 30 साल पुरानी। वो देखिए ना, आप देखिए बैकग्राउंड क्या है। हमारे बाल भी देखिए, आप कहेंगे कि आई हैव लॉस्ट लॉट ऑफ हेयर। पर ये 7 साल पुरानी बात है। बिल्कुल। 7 साल में इतनी परिस्थिति बदल गई है कि उस समय जो आपको लगता था कि टैक्स तो उस समय वो भी, इट वाज नॉट अबाउट दैट, इट वाज मोर अबाउट आई थिंक minimum income. The conversation was about minimum income, I think. I don't remember exactly. But whatever it was, the fact is, it's an old clip that is being shown now without any reference, and that is a lie. Okay? And that lie should not be encouraged. जी सैम पिट्रोडा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए एक और चीज कही जाती है, और ये क्योंकि एक लोकतांत्रिक प्रणाली में ही इसके बारे में बात हो रही है तो आपसे सवाल पूछ दें। अभी बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए, और उनमें से कुछ लोग थे जिन्होंने ये बोला कि जो वेल्थ क्रिएटर्स को गाली निकालने की एक प्रथा चल पड़ी है वो गलत है।
वो नहीं होना चाहिए और हम इससे आहत हैं। आप जो लोग इस देश के लिए रोजगार पैदा कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर, सुबह शाम आप उनको कोस नहीं सकते। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कि ये देखो, हम तो किसी सही को गाली क्रिटिसिज्म, हम किसी को गाली नहीं देते. Everybody has a role to play. Okay. As far as I'm concerned, everybody has a role to play. But what we are saying is there is huge amount of income inequality in the country. Ye income inequality has to be bridged. Today, our approach is top down, where very few people become very rich and lots of people are struggling. So we really need to worry about bottom up approach, focus on SME, local production, local talent, local capabilities, local markets, to really create jobs for local people to lift large number of people who are at the bottom of the economic pyramid. That's all we are saying. In the process, if you think we have criticized few people here and there, but that's not the goal. Okay. By saying I would rather have less billionaires, but more people out of poverty, doesn't mean I'm criticizing billionaire. Why are you taking things so personally all the time? If I shake my shoulders, somebody will say, oh, but you did this for me. You are looking to be hurt. I'm not hurting you. That's not my goal in life. So be generous. Be generous, ये आप किसको कह रहे हैं? सबको, हम सबको, मुझे भी. Be generous in your comments. Okay. एक सवाल है और ये इसी से जुड़ा हुआ है, इस वजह से मैं पूछ रहा हूं. Is the smaller corporate feeling threatened because of the top 3 becoming very powerful? ये देखिए मैं स्क्रीन पे चला भी देता हूं सैम साहब, ये आप अगर देख लें. Top 3 becoming very powerful, is that why about 2000 companies left India in 10 years? That you have to ask people. That you have to ask people who left. Okay, they are probably going to give you better answer. But whenever in the country few people become very powerful, it is not good for the nation as such. In America, there is anti-competitive laws, okay, where they prevent people from becoming too big, too powerful in one sector. Why is that? Because there is a concern on monopolies. AT&T was a monopoly at one time in telecom, and it was systematically broken up into small companies. Standard Oil का पूरा experiment. बिल्कुल. छोटी-छोटी companies. So whenever you become too strong and too powerful, which is not in the public interest, it is okay for people to get upset and try to restructure. That's the way of life everywhere. जी. अब मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूं और ये शायद सबसे ज्यादा इंसान नोट करता है और वो है हार्डनिंग ऑफ पोजीशन. हमने देखा है कि बीजेपी वाले ज्यादा बीजेपी होते जा रहे हैं, कांग्रेस वाले ज्यादा कांग्रेसी होते जा रहे हैं, बाकी लोग और ज्यादा, मतलब एक इनवर्ड लुकिंग माइंडसेट कि अपने अपने अंदर 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 आप और जाते चले जा रहे हैं और एक समन्वय, कॉमन मीटिंग ग्राउंड की एक कमी सी दिखती है. पब्लिक डिस्कोर्स में भी कमी दिखती है. मैं आपसे जानना चाहता हूं, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी में आपको नहीं लगता है कि ये उस आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को कमजोर करता है? मेरा वो मीटिंग ग्राउंड कहां है? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी एब्सोल्यूटिज्म में बिलीव करे कि मेरा सब कुछ सही, तुम्हारा सब कुछ गलत? नहीं, आई एम नॉट सेइंग मेरा सब कुछ सही एंड तुम्हारा सब कुछ गलत. आई एम सेइंग आई बिलीव इन सर्टेन थिंग्स. You can believe in what you believe in. I'm not saying you are not entitled to believe in what you believe in. But I believe in democracy. I believe in freedom, justice, liberty, fraternity. I believe in diversity.
I believe in inclusion. I believe in truth. I believe in trust. I believe in love and not hate. So these are certain things I believe in. And I grew up in Gandhian environment as a child. And I firmly believe that for society to be happy, healthy, and grow, you need to empower everybody, irrespective of caste, color, religion, language, location, whatever. If you believe in that, we have something to talk. But if you believe that society should be divided based on religion, language, caste, color, where you live, a guy from south should not be allowed to move to north, okay, then I have a problem with you. Then we don't have a common ground to talk. Okay. But I respect you for your view. But I don't have an agreement with you. Okay. नहीं, राजनीतिक अप्रोच जो है सैम पिट्रोडा जी, वो मैं समझ सकता हूँ, ये पोजीशन पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ली भी गई है, लेकिन मेरा ये कहना है और मेरा ये मानना है, जैसे चाहे भाजपा का कांग्रेस में या कांग्रेस शासन से कुछ भी अच्छा ना होना, ऐसा देखना, ऐसी छवि प्रस्तुत करना कि पिछले 60 साल में कुछ भी ठीक नहीं हुआ, और कांग्रेस का ये मानना कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी शासन में कोई भी चीज ठीक नहीं हुआ है, इनफैक्ट थिंग्स हैव टेकन अ टर्न फॉर द वर्स। आपको लगता है ये वो एब्सोल्यूटिज्म है जो लोकतंत्र के खिलाफ जाता है? Agree that there is always something good in everybody. Agree that a nation cannot be blamed for not doing anything for 60 years or for 10 years. Things did get done in 10 years. Things did get done in 60 years. It is never black and white. It is always shades of gray. Okay. So, but in polarized politics, you tend to draw a very thick line. And people don't cross those lines. It is unfortunate. Yeah. But at the end of the day, democracy is democracy. And you got to live by democracy's principle. If you don't allow institutions to be independent, you are breaking your constitution. If you do not have free media, free or fair elections, thriving civil society, you are breaking your constitution. So do you live by your constitution or you don't live by your constitution? So you got to deal with macro issues first. What happens in our case is we immediately go into micro issues. This fellow said this and Pitroda said something that and some fellow said something else. And we take things out of context and we create unnecessary debate. Classical example is about this tax on urban people. Okay, it is completely unnecessary. Whosoever came up with that video should have said, wait a minute, this is an old video and it's not fair. It is not fair to the present debate. It is not fair to Mr. Pitroda. It is not fair to urban population. I am creating a problem. Okay. But that fellow has no conscience. Okay. He doesn't care. He'll be never taken to a task, saying, why did you do that? Nobody will question him. Hey, is this recent interview? Did you ask him the question? What was the question? Why are you showing me answer? Show me the question also. So there are all kinds of issues when you draw a very hard line. You look at all the debate that goes on TV. It is basically tutu meme. It's trying to win an argument. It is all about one-upmanship. It's one about, I'm right and you're wrong. Okay? It's never a nice, decent, dignified, respectful conversation. तो सैम पिट्रोडा जी, ये इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी?
क्योंकि individual. मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज ये कहते हुए कि हम भाजपा से लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी वही करती हुई दिखती है जिसका आप आरोप लगा रहे हैं कि मतलब अगर एक ट्रोलिंग हो रही है तो इधर से भी हो, एक बयान दिया जा रहा है तो उतनी ही जोर से इधर से भी एक बयान दिया जाए। तो आपको लगता है कि वो हार्डनिंग ऑफ पोजीशंस, डिवीजन, एक मत विभाजन और ज्यादा प्रोनाउंस्ड होता चला It is जाएगा? not good for anybody. So you got to really, my personal view is you got to be on high moral ground. You got to really look at macro issues and not micro issues. Who said क्या what ये to whom when? क्या ये हिदायत आप कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं कि No, मैक्रो पिक्चर पर देखिए? it is not about Congress party or non-Congress party. It is हाँ, about overall conversation in the nation. It is between you and me also. Okay. That we got to have dignified conversation. I got to respect you for correct. who you are. I got to give you space to be nasty. It's okay. That's your job. But I also must agree to disagree with you. And same for you. Okay. So I think it's something we each of us will have to learn on our own. That how do we conduct conversation? Do we really have a fair conversation with dignity and respect? Or we get agitated to a point, we show our personal anger, animosity, hate, fear toward each other. It's a personal thing. एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आया है और सैम साहब ये मुझे पूछना है क्योंकि ये इंटरनेशनल एक्सपेरिमेंट ये हिंदुस्तान में जितने प्रबल तरीके से हुआ उतना फिर बाद में हमने इंग्लैंड को भी करते देखा और जगह देखा है. इज डेमोक्रेसी मोर सक्सेसफुल इन कोalition देन अ पार्टी विद अ मेजॉरिटी? क्या कहेंगे आप? At times, I think coalition is more important. Okay. In time of crisis, I find a national government, a coalition government, is more productive than people realize. Because then you begin to develop consensus. Then you begin to include every conversation. Then you are a little more democratic. And I think we all will have to learn to operate in coalition all over the world. In Europe, you also have coalition governments everywhere, including Scandinavian countries. And we'll have to learn to live with coalition, manage those, and carry everybody with us. That's going to be the key in democracy of tomorrow. Huge majority apparently makes parties a little bit arrogant. And they don't take larger public interests into consideration. So it depends. जी, मेरा आखिरी सवाल 2024 के आगे जितना आपने देखा है, जितना समय आपने बिताया है हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप हिंदुस्तान को किस तरीके से देखते हैं और वो क्या है लोकतंत्र के गार्ड रेल्स जो हमको लगा के रखने हैं. उसके बाद जो भी जीते, जो भी हारे, वो चेक और बैलेंस क्या हो? हम पहले कहेंगे कि आफ्टर 2024 our collective task should be to put our democracy back on track. Our collective task should be to respect our constitution, make our institutions independent, autonomous, work to make our media free and fair and not biased, revive all our civil societies, NGOs and all that, and at the same time focus on
creating jobs, reducing inflation, and making sure that the people who have been left behind, whether it's OBC, Dalits, minorities, pay some more attention to them and bring them in the mainstream. Women, young, improve quality of our education substantially, provide health services, and make sure that we focus on technology to benefit people, whether it is AI or satellite imagery or whatever, to improve our food production. So there is enough good quality food and nutrition for the people. So there is food security. At the same time, make sure that we provide needed safety and security to all our people. If we do that, we are okay. बहुत बहुत धन्यवाद सैम पिट्रोदा जी। कब हिंदुस्तान आना होगा आपका? देखते हैं। नहीं, मैंने ट्रैवल नहीं किया अभी बिकॉज ऑफ द कोविड, एंड यू नो आई एम एट एन एज I don't want to take too many chances. You know, you get one infection and then you are in trouble. Okay. And you can get a lot more done using new technology. I get a lot more done by sitting in my home office than by traveling and meeting people. And I've got used to this lifestyle. Okay. So thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सैम पिट्रोडा जी समय देने के लिए। लोकतंत्र सीरीज में I hope this was useful. And कुछ भूल से बोल दिया हो तो हम माफी मांगते हैं। फिर ट्रोल हो गए आप तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी। वो तो ठीक है, that not bother me. That not bother me. That they can take whatever they want to take out of context, that's their privilege. Okay. But I have to make sure that you are happy because right now you are my customer. What they do, I don't care. Okay. Thank you, सैम पिट्रोडा जी। वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Thank you for the opportunity. Bye.